हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था पहले गैस के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एंड इट्स यूनिट्स। तो प्रेशर क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हम। प्रेशर क्या होता है। जब फोर्स अप्लाई होता है किसी भी एरिया पे तो उसको हम प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर इज सेड टू बी व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉडी, और तो इस वजह से प्रेशर जनरेट होता है। तो हमें पता है कि गैस के मालिक्यूल जो हैं वो स्ट्राइक करते रहते हैं। जब वो टकराते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है, और एनर्जी की वजह के जब वो टकराते हैं किसी भी वॉल ऑफ कंटेनर से, तो उससे क्या होता है कि वो प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। तो अर्थ क्रस्ट पे जो प्रेशर होगा हमारे यहाँ, क्योंकि जहाँ पे लिविंग थिंग्स पे और नॉन लिविंग पे प्रेशर जो है वो आता है। अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि आवर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन आवर बॉडी, तो विच इज़ इक्वल टू around 760 tar. So that pressure is equal to 1 atm at 0 degree centigrade on sea level. So the instrument used to measure the air pressure, that is said to be a barometer. तो barometer एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर मेजर करते हैं। उसके अलावा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, अब इसमें क्या होता है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है और मरकरी जो है वो उसमें ट्यूब में पड़ा होता है। और उसके अलावा नीचे जो बर्तन है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में मरकरी है। तो यहाँ पे मरकरी नीचे आएगा, तो जहाँ पे वो स्ट्राइप होगा दैट इज सेड टू बी द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। उसके अलावा मानोमीटर है। जब गैस इनसाइड ऑफ द ट्यूब क्लोज्ड हो तो उसको प्रेशर नापने के लिए हम मानोमीटर यूज़ करते हैं। मानोमीटर इज़ आल्सो टाइप ऑफ बारोमीटर। अच्छा, उसके अलावा प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। प्रेशर बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज़ अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी फोर्स को हम सरफेस पे अप्लाई करेंगे या सरफेस की एरिया पे अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर कहलाएगा। तो प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेंगे, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू पास्कल। तो पास्कल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, 1 न्यूटन फोर्स दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। मतलब 1 न्यूटन जो फोर्स होगा वो अप्लाई होगा किसी भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, तो उसको हम पास्कल कहेंगे। तो पास्कल जो है दैट इज़ यूज्ड इन मेनी साइंटिफिक वर्क्स, but it is in convenient size for most chemical measurement. Certain alternative use of pascals are, तो यहाँ पे हम ATM यूज़ करते हैं। तो 1 ATM कितने पास्कल के बराबर होगा, वो होगा 101325 पास्कल्स के। और उसके अलावा 1 ATM भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। और वो 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ आल्सो इक्वल टू 1 टार। और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो बराबर होगा 14.7 PSI। अच्छा, उसके अलावा हम कन्वर्ट कर सकते हैं PSI को एटमॉस्फेयर में, PSI को किलोपास्कल में, PSI को ट्राम में, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं एक नई टॉपिक जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स इफेक्ट ऑन वेदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और उसका वेदर पे क्या असर होगा। आवर एयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। यहाँ पे जो मेन गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर वाटर वेपर्स आर आल्सो present in the stratosphere. Ozone is also available. These gases have a very important role for animals and plants and effect on Earth's atmosphere. So for example, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है ब्रीदिंग के लिए, ख़ास करके सांस लेने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, खास कर नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर एडिशनल बात करें कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होती है।
उसके अलावा सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स जो बनते हैं वो भी वेपर स्टेट में होते हैं या गैस स्टेट में होते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर कंडीशंस जो है मेल्टिंग, बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन प्रोसेस आर आल्सो डायरेक्ट रिलेटेड विद वेदर कंडीशंस। तो ये सारी जो हैं वेदर कंडीशन से रिलेटेड होती हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है विच इज़ क्रिएटेड बाय मास ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे जितना भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो एक तो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा जो मास है एयर का वो मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर है। तो ये ग्रेविटी की वजह से होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ मॉलिक्यूल्स को बाउंड कर रखती है विद इन द अर्थ सरफेस। तो ये प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर एंड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, डिटरमाइन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस पर डिपेंड करती है। उसके अलावा इज़ द नंबर एंड मोशन ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, जहाँ पे जो नंबर और मोशन ऑफ पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। लो एटमॉस्फेरिक सिस्टम को हम डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि लो प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग, इज जनरली वार्मर वेयर मोस्ट एयर वार्म राइजेज अप एंड कूल्स डाउन। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो लो होता है सराउंडिंग के हिसाब से, और सराउंडिंग जो है वो मॉइस्ट एयर होती है, और तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कूल्स डाउन होता है। दिस एरिया है सफोकेटिंग वेदर एंड इनवाइट्स विंड। यहाँ पे क्या होगा कि इस कंडीशन में जो है क्योंकि हवा का दबाव कम होता है तो इस वजह से विंड्स आती हैं, वो बारिश, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन के को लाती हैं। अच्छा, उसके अलावा हियर द विंड ब्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये एक बार नोट करने की है कि इस कंडीशन में विंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। ड्यूरिंग डे टाइम, अब रात के टाइम पे देयर इज कंपैरेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर। रात के टाइम पे जो टेम्परेचर होगा वो खासा मॉडरेट होगा, और नाइट्स जो होंगी वो गर्म होंगी, और दिन, और क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो ट्रैप हो जाती है क्लाउड्स में, तो इस वजह से रात जो है वो गर्म होती है। अच्छा, द एरिया विच experiences a high pressure as compared to surrounding said to be a high pressure system। मतलब वो एरिया जहाँ पे हाई एयर प्रेशर है सराउंडिंग के निस्बत, तो वो हाई वो इन सच ड्राई कोल्ड एंड डेंस एयर, वहाँ पे जो मौसम होगी वो ड्राई होगी और कोल्ड होगी, और एयर जो डेंस होगी, और ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवा घुलेंगी। दस क्लियर स्काई एंड काम वेदर आर डेवलप। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्काई जो है वो क्लियर हो जाएगा और वेदर जो है वो काम हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि वार्म एयर है, प्रेशर हाई है, कोल्ड एयर है, प्रेशर लो है। तो ये जो है वहाँ लो प्रेशर पे क्लाउड एंड स्टॉर्मी वेदर आती है, और वार्म एयर में हाई प्रेशर पे क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक और हम पढ़ देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन स्केल ऑन द बेसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज रिलेटेड विद द एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो चार्ल्स लॉ हमने पहले भी पढ़ा था कि चार्ल्स लॉ क्या होता है। चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो उससे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, क्योंकि दो का अगर रिलेशनशिप निकालेंगे तो तीसरी जो है वो एक चीज़ जो है वो हम एक जैसी रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ है वो चार्ल्स लॉ वो एक लॉ है गैस का, दैट इज़ ये जो हमने पहले पढ़ा है
अच्छा, उसमें वॉल्यूम और गैस का रिलेशनशिप है, ठीक है, और प्रेशर जो होगा वो मेंटेन होगा, उसमें तब्दीली नहीं होगी, ठीक है। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर भी टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि गैस की जो मॉलिक्यूल एनर्जी है वो भी कम होगी, तो इस वजह से वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने दिया 1660 ईस्वी में, तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के स्टडी है आइडियल गैसेस पे। तो ये लॉ कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस का जो फिक्स वॉल्यूम मास होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर से। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और जब हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। दिस स्टेटमेंट शोज दैट इफ प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो ये जो स्टेटमेंट है कि प्रेशर जो गैस का बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा विथ सेम प्रोपोर्शन प्रोवाइड दैट द टेम्परेचर में कांस्टेंट। तो अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, एक जैसा रखें, तो वॉल्यूम जो है प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप है। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट मैटर एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। ये जो हम देखते हैं कि जो मैटर है वो हीटिंग पे एक्सपांड होता है और कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज़ वेरी स्मॉल इन केस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, while gases exhibit enormous change due to presence of large intermolecular spaces। यहाँ पे एक बात देखने की है कि गैस के वॉल्यूम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है या कम होता है, जबकि सॉलिड और गैस लिक्विड में जो है वो इतना वॉल्यूम जो है कम नहीं होता। वो इसकी वजह ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वॉल्यूम जो होगा वो भी ज़्यादा कम और ज़्यादा होगा, तो इस वजह से। और दूसरी बात ये है कि उनके दरमियान इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस भी नहीं है, तो ये इस वजह से ये एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, जो हमने पहले भी पढ़ा है, तो चार्ल्स लॉ फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्स चार्ल्स 1746 से लेकर 1823 तक ये रहा, और इसने एक्सप्लेन किया वॉल्यूम विथ रिलेटेड टू टेम्परेचर। उसने ये बताया कि अगर कोई भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे से हम आगे बढ़ेंगे तो वॉल्यूम में जो होगा 1 डिग्री राइज होने से 1/273 टाइम जो है बढ़ेगा और कम होगा फॉर एवरी डिग्री राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर। सो इन अ नटशेल व्हाट वी कैन से अबाउट चार्ल्स लॉ, we can say that the volume of given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature at a given pressure। मतलब वॉल्यूम जो होगा वो सीधी निस्बत रखेगा टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो। तो अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें तो ये ज़ीरो पे तो ज़ीरो नहीं होगा वॉल्यूम। अगर हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें नेगेटिव साइड पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज सेड टू बी 0 केल्विन और एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो यहाँ पे कोई भी आइडियल गैस जो है वो वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा इसका। और अगर हम रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस इससे पहले ही जो है वो अपनी स्टेट जो है वो गैस के से लिक्विड स्टेट में हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन है, वहाँ पे जो मोशन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इस टेम्परेचर को हम कहेंगे एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द आइडियल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे
वॉल्यूम जो होगा किसी भी गैस का वो 0 हो जाएगा, दैट इज़ सेड टू बी एब्सोल्यूट 0। तो केल्विन को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा तीसरा लॉ है एवागेड्रोस लॉ। अब एवागेड्रोस लॉ क्या होता है? इन 1811 Amedeo Avogadro, an Italian scientist, gave a relationship between volume and number of moles of gases at fixed temperature and pressure। तो यहाँ पे 1811 में अमीडो एवोगैड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने रिलेशनशिप दिया कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का। तो अंडर similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of moles। यहाँ पे अगर एक जैसी कंडीशंस हो टेम्परेचर और प्रेशर की, जो वॉल्यूम होगा गैस का तो उसमें नंबर ऑफ मोल भी वही होंगे अगर वॉल्यूम एक जैसा है। तो हमने पहले भी पता है कि 1 मोल ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई एट STP, दैट इज़ अराउंड 22.4 dm³। दिस इज सेड टू बी अ मोलर वॉल्यूम। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे दैट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अगर यहाँ पे देखें एवोगैड्रोस लॉ को के वॉल्यूम जो होगा गैस का वो सीधा निस्बत होगा नंबर ऑफ मोल्स इफ़ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है अगर कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स से। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और V इज़ इक्वल टू K N, V अपॉन N इज़ इक्वल टू K। रेशो ऑफ वॉल्यूम टू नंबर ऑफ मोल्स of gas remains constant. Suppose a gas if N1 moles is enclosed in a vessel of N1 V1 volume. If we insert more gas, the volume increases to V2. Hence, V1 upon N1 is equal to K. V2 upon N2 is equal to K. So we can combine this. V1 upon N1 is equal to V2 upon N2. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को इसके साथ शेयर करें ताकि दोस्तों को मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।